नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। कूटनीति में दुश्मनी कभी परमानेंट नहीं होती। आपसी हितों को देखकर दुश्मन देश भी करीब आ जाते हैं। भारत और चीन के लिए मामला काफी हद तक ऐसा ही है। टैरिफ को लेकर अमेरिकी दादागिरी से दोनों देशों के बीच आपसी कड़वाहट कम हुई है। ऐसे में चीन में होने जा रहा एससीओ समिट काफी अहम है, जहां रूस, भारत और चीन के नेता एक मंच पर साथ होंगे। तो क्या यहां से ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकलेगा? जी हां, चीन के तियानजिन में एक ऐसा मंच तैयार हो रहा है जहां साथ होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एससीओ के इस मंच से शी जिनपिंग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और मोदी और पुतिन की मौजूदगी से चीन अपने दुश्मनों को साफ संदेश देना चाहता है। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत, चीन और रूस जैसे देश काफी करीब आए हैं। अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए भारत, रूस और चीन की यह तिकड़ी असरदार साबित हो सकती है। सुपर पावर अमेरिका के दबदबे में कमी और नए वर्ल्ड ऑर्डर का संकेत साफ दिख रहा है। ग्लोबल राजनीति में पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नया खेमा तैयार हो रहा है और चीन एससीओ को पश्चिमी प्रभाव के विकल्प के रूप में पेश करना चाहेगा। इस समिट में ईरान, बेलारूस और तुर्की समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि यह पिछले 10 साल में होने वाला सबसे बड़ा एससीओ समिट होगा। 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन की धरती पर होंगे। 2020 के गलवान जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके बाद रिश्तों में जो कड़वाहट आई अमेरिकी टैरिफ की वजह से, उस पर जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। मोदी के इस दौरे से रिश्तों को फिर पटरी पर लाने का मौका मिल सकता है। 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी और जिनपिंग मिले थे। 50% टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के रिश्तों पर दबाव है और यही वजह है कि भारत अब अपने मल्टी अलाइनमेंट पर फोकस कर रहा है। टैरिफ के कारण भारत चीन के संबंधों में भी थोड़ी बेहतरी देखने को मिली है। हाल फिलहाल कई ऐसे संकेत मिले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भी शामिल हो चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव की मौजूदगी से ये एससीओ समिट और भी अहम हो गया है। भारत चीन के साथ एससीओ का को डायरेक्टर और इकोनॉमिक फायदा होने से भारत का भी एससीओ पर फोकस बढ़ रहा है। कई मुद्दों पर असहमति के बावजूद भारत और चीन के बीच जो नजदीकियां हैं, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। यही नहीं, जो चीन की मीडिया है वो भी इसे बहुत पॉजिटिवली कवर कर रही है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज केवल रमानी साहब बतौर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरपर्सन है इंडो पैसिफिक स्टडीज प्रोग्राम तक्षशिला इंस्टीट्यूशन से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता है, जाने माने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट। दत्ता सर, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। हमारे साथ फॉरेन एम्बेसडर फंचोक स्टॉपडेन है, जो कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द लद्दाख इंटरनेशनल सेंटर लेह में। थैंक यू सो मच स्टॉपडेन सर, एक बार फिर से आपने अपना कीमती समय दिया और हम तमाम चीज़ों को टटोलने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत जाहिर सी बात है कि निगाहें, ठीक है, मतलब वहाँ पर रशिया भी है, भारत भी है और चीन भी है, लेकिन निगाहें ज़्यादातर भारत और चीन की जो संबंधों पर जो बर्फ जमी है वो किस तरह से पिघल रही है उस पर होगा। और सबसे पहले मनोज सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं पढ़ रहा था, मतलब ख़ासतौर पे जो चीनी मीडिया है जो इस तरह से कवर कर रही थी, और उसमें बार बार ये कहा गया है कि हाल फिलहाल जो दोनों पक्ष हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्ट्रेटजिक का मूव उनकी रही है और वो अपने अपने मुद्दों को सुलझाने की दिशा में बढ़े हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ा जा रहा है। नई जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है उसमें जो भी बेसिक्स हैं उन रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। योर फर्स्ट कमेंट सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, जहां तक वो बात है कि दोनों देश जो झगड़े थे, जो तकलीफें थी पिछले 5 साल की, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भारत और चीन। पर मेरे हिसाब से ये एक जो प्रोसेस है, ये बहुत ही एक धीरे, ग्रेजुअल, कॉशियस प्रोसेस होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रक्चरल तकलीफें हैं,
वो अभी तक कहीं गई नहीं है और वो कहीं जाएंगी भी नहीं। भारत और चीन दोनों बड़े देश है एशिया में, दोनों ग्लोबल पावर देखते हैं अपने आप को। दोनों के जो इंटरेस्ट है वो काफी कुछ अलाइनमेंट है इंटरेस्ट में, बट काफी हद तक उनके इंटरेस्ट में तकलीफें भी है। कुछ महीने पहले हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना का पाकिस्तान को जो सपोर्ट रहा है। तो जो भारत और चीन के बीच में जो मुश्किलें हैं वो स्ट्रक्चरल है। तो उनका रातों रात चले जाना तो वो होना नहीं है, वो जायज नहीं है। लेकिन क्या होगा कि धीरे धीरे करके अगर आप बात करें तो कम से कम जहां आप दोनों की इंटरेस्ट है, जो प्राइमरीली अभी स्टेबिलिटी में है, कि दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी आए, एक दोनों अपने अपने दूसरी जगहों पर फोकस कर सके, या डेवलपमेंट पर फोकस कर सके, या इकोनॉमिक इश्यूज पर फोकस कर सके, आर्थिक इश्यूज पर फोकस कर सके, कम से कम वो कर पाए दोनों, तो दोनों को एक ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा। तो मैं ये जो मीटिंगें हुई है पिछले साल कजान से लेके, उसके बाद भी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वो दोनों गए थे चीन, और अभी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी भारत आए थे। तो ये जो प्रोसेस हुआ है ये एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, जो अभी बहुत दूर जाना बाकी है। हमारे रिश्ते बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे जो पिछले 5-7 साल में चीजें हुई है, चाहे डोकलाम से लेकर अगर आप 2017 से देखें। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। मैं बोलूंगा कि हमें इसे ओवर इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से हो रहा है। दोनों का इंटरेस्ट है स्टेबिलिटी में, और दोनों ग्रेजुअली उसकी तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये प्रोसेस कहां जाता है आगे वो देखा जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है वो कहीं नहीं जाएंगे। बात आपने कही। फंचुक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या एससीओ को वाकई, मतलब जैसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक पहली, कह सकते हैं कि एक संकेत है, एक सिंबल है, क्या ये वाकई वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक गुट बन रहा है, या अभी थोड़ा दूर की बात है ये? नहीं, एससीओ तो शुरू से ही उसी लिए बनाया था, वेस्ट के खिलाफ। ये यूरेशियन रीजन की तरफ से बनाया था, चीन ने इनिशिएटिव लिया था। लेकिन हमने पिछले 25 साल में कोई खास इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ऑन पेपर हमारा बहुत बड़ा इस पर इज्जत है, रिस्पेक्ट देते हैं एससीओ को, समिट अटेंड करते हैं 2022 से। लेकिन मन हमारा उधर नहीं था, शायद वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। तो अभी यही है कि जिस तरह सरकमस्टांसेस चेंज हो गया है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें कलेक्टिव एक्शन ले सकता है तो ब्रिक्स वगैरह के बात करते हैं, लेकिन एससीओ जो है इट्स नॉट एन इकोनॉमिक फोरम, इट्स अ रीजनल फोरम फॉर सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स। तो उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कलेक्टिव एक्शन होगा। लेकिन अभी मनोज जी ने कहा बहुत सारी चीजें यहाँ है। एससीओ में 3 चीज मैटर करता है: सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। इन तीनों चीजों पे हमारा संबंध नहीं है। जो टेरर स्पॉन्सर करता है और जो टेरर का विक्टिम है, दोनों एससीओ में है। तो ये इसको बैलेंस करना अभी आसान नहीं है। नवाज शरीफ वहां पे होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, तो उस पे कंसेंसस बनना टेररिज्म पे, खासकर ये जो सिंदूर के बैकग्राउंड पे, तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो एंटी अमेरिकन जो टैरिफ का है उस पे एक संबंधी बन सकता है। मैं तो एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट एक सिंबॉलिकली इट्स अ बिगिनिंग इज बीइंग डन, एंड मोर देन दैट मुझे ये लगता है कि भारत ने ये तय कर लिया कि वेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है, हमें एशिया की तरफ रीओरिएंट होना है। इसीलिए जापान को लाया, इसीलिए चाइना को लाया। सिर्फ एशिया करेंगे तो लोग चाइना को नाराज, चाइना के प्रति नाराज है, तो एशिया तो है नहीं, एशिया तो टुकड़े टुकड़े में है। तो शायद केयरफुली जापान को भी लाया, एससीओ को भी लाया, बहुत सारे करके एक सिग्नल दे रहे हैं सिंबॉलिकली कि इंडिया इज इंटरेस्टेड इन सॉर्ट ऑफ ये जो एशिया की तरह ओरिएंट होने का एक इच्छा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बट बाकी तो डिटेल्स की बात है, स्टेप बाय स्टेप होगा। आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कल को सारा चीज चले जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर का रेजोल्यूशन भी ये पास बात हो आपने सही जाएगा। कही कि मतलब
चूंकि ये सारी जो ये तालमेल है, इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमें देखना होगा। लेकिन ये कितनी टिकाऊ रहती है, इस पे हमेशा से संदेह रहा है। गैर भरोसेमंद जो एक रवैया रहा है चीन का, मतलब बार बार, मतलब हमेशा यही सवाल ही उठता है कि चीन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। तो ब्रिगेडियर दत्ता, इसी सवाल के साथ मैं आता हूं कि चीन पर, इस टाइमिंग पर और इन सारी चीज़ों पे जो एशियाई हमारी एक रुझान अब नजर आ रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, खासतौर पे चीन के नजरिए से? देखिए, दोनों वक्ताओं ने बड़े पुख्ता अपने पॉइंट्स रखे। और मेरा भी ये मानना है कि चीन एक ऐसा देश है, क्योंकि चीन और अमेरिका का डीएनए तकरीबन मिलता है। रही बात भारत की, तो भारत को अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, देखिए, जिस तरह से अमेरिका ने चीन का यूज किया यूएसएसआर को के विघटन के लिए, वही चीज रशिया इस्तेमाल करेगा चीन को अमेरिका को डाउन करने के लिए। और अमेरिका को भी मालूम है कि देयर इकोनॉमी इज ऑन डाउनहिल और उसका जो वर्चस्व है वो बहुत कम होता जा रहा है। आप देखिए, नेटो में भी बिल्कुल देयर इज ए वाटरशेड डिवीजन बिटवीन, बिकॉज कई नेटो कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कई नेटो कंट्रीज अमेरिका की उतनी ताबेदारी नहीं कर रहे हैं जितनी पहले की जा सकती थी। हालांकि ताबेदारी राइट वर्ड नहीं है, लेकिन दूसरी चीज भारत को यह देखना पड़ेगा कि हमारे, क्योंकि देखिए, चाइना इज ऑल्सो नॉट ए वेरी डिपेंडेबल अलाई। और अगर आप देखें पीछे माजी में जाएं, इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, देन यू विल रियलाइज दैट चाइना सीज इंडिया एज ए राइवल। और उसके अंदर देखिए, सफदर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि टेररिज्म एक ऐसा मुद्दा है एससीओ का। और वहां वो कहते हैं ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो मेरे हक में क्या फैसला देगा। तो वही चीज है, पाकिस्तान को जब वहां इनवाइट किया जा रहा है, चीन का उतना इन्वेस्टमेंट है उसका, अमेरिका ने जिस तरह से अपना पाला शिफ्ट कर लिया है, तो ये लग रहा है कि भारत को अपनी जो लड़ाई है, अपना जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको खुद बना के चलना पड़ेगा। और हाँ, अगर इस तरह का कोई एक कोलेशन बनता है, तो इकोनॉमिकली वी कैन ऑल टेक ऑन चाइना, अमेरिका, और अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। भारत तो इस जो इसने सैंक्शंस लगाई हैं या टैरिफ लगाई है, उससे उभर जाएगा। लेकिन अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि क्या अमेरिका एक बहुत अच्छा मार्केट खोना चाहेगा, क्योंकि भारत अगर अमेरिका के साथ इस तरह से बेरुखी रहती है, तो उसका जो भी डिफेंस एक्विजिशन है वो फ्रांस या इजराइल की तरफ शिफ्ट होगा, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहे। अहम बात आपने कही। और अब इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हर चीज़ तो है, लेकिन अगर किसी बायलैटरल टॉक की भी संभावना जताई जा रही है तो उस पर भी निगाहें होंगी। और इन सब के बीच में सवाल उठता है कि वो फिर तमाम चीज़ों पर बात हो, मतलब वहाँ पर शायद कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा, भारत भी अपने कंसर्न, अपने इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को सामने रखेगा। और मनोज जी, मैं ये समझना चाहूँगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है भारत चीन का रिश्ता बेहतर रहना। मतलब अगर खराब भी नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं कि खराब भी नहीं है, एक तरह का टेंशन ना रहे, वो भी कितना आवश्यक है? देखिए, बहुत आवश्यक है। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश है। अगर आपको मेक इन इंडिया करना है तो आपको कंपोनेंट्स और पार्ट्स जो आप इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चाइना से आप टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप्स भी कर सकते हैं कुछ कंपनियों से। ये सब संभावनाएं हैं कि आप ये सब कर सकते हैं। पर क्या चाइना चाहता है कि वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग में मदद दे? क्या चाइना चाहता है कि उसकी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करे? कुछ कुछ उसके उनकी हरकतों से तो लगता नहीं है कि ये मिजाज है उनका। क्योंकि अगर आप देखें, जब तनाव बढ़ते हैं तो अपने आप फर्टिलाइजर की सब एक्सपोर्ट बंद हो जाती है चाइना से। टनल बोरिंग की मशीनें आना बंद हो जाती है, पोर्ट्स पे रुक जाती है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लाइसेंसेस पे ना ही हो जाती है। चाइना ने हमको गलवान के बाद और पैंडेमिक के दौरान धमकी भी दी थी कि भाई फार्मास्यूटिकल की एपीआईज जो हम वहां से खरीदते हैं उन पे भी रोक लग सकती है। उन पे प्रॉफिटियरिंग भी हुई थी, उनका भाव बढ़ा दिया गया था। तो मेरे हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि क्या चाइना के राइस से हमें फायदा हो सकता है कुछ कुछ
तरीकों से, कुछ कुछ हरकतों से, पर हमें चाइना पे डिपेंडेंस नहीं बनानी है। मल्टी अलाइनमेंट का आखिर मतलब यही है कि हमें डाइवर्सिटी रखनी है, चाहे हमारी वो आर्थिक नीति में हो, चाहे वो हमारी रक्षा नीति में हो, चाहे वो हमारे वेपन्स प्रोक्योरमेंट में हो, हमें एक डाइवर्सिटी रखना जरूरी है। जहां तक बात है, पहले बात की गई थी कि क्या ये एससीओ एक गुट बन सकता है, एंटी वेस्टर्न, एंटी अमेरिका। मेरे हिसाब से ऐसा कोई गुट नहीं बन सकता है ये। चाइना और रशिया खुद उनमें जितने भी उनमें अग्रीमेंट है अमेरिका के बारे में, उतने उनमें अपने आप में भी डिसएग्रीमेंट्स है जो हमें समझने चाहिए। और जहां तक भारत का सवाल है, भारत को और इन सब देशों को, काफी सारे ये देश प्रोड्यूसर देश है, कंज्यूमर देश नहीं है। तो सब प्रोड्यूसर देश अगर एक गुट बनाएंगे तो कंज्यूम कौन करेगा? तो कंजम्पशन के लिए वेस्ट इज इंपॉर्टेंट, वेस्ट इज अ डिमांड सिंक। तो हाँ, आज हमारा तनाव है अमेरिका के साथ, अमेरिका की खुद अंदरूनी जो पॉलिटिकल स्थिति है वो काफी खराब है, और आज हमारा तनाव है उनके साथ। पर हमें ये सोचना चाहिए कि इन द लॉन्ग टर्म हमें हर गुट के साथ रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। तो यस, चाइना के साथ हमें स्टेबिलिटी चाहिए, बट आखिर अगर भारत को ग्रो भी करना है तो वेस्ट के साथ जो पार्टनरशिप है, चाहे कैपिटल की हो, टेक्नोलॉजी की हो या मार्केट की हो, वो भी हमारे लिए जरूरी है। आज के तनाव को लेके हमें लंबी नीति के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि एक एक नाव से दूसरी नाव में चले गए, वो नहीं हो सकता। वही बात मैं कहने वाला था। और फंचुक सर, हमें ज़रा ये समझाइए कि मतलब जो ट्रम्प साहब भारत के एक एक कदम पे नाराज़ हो जाते हैं, भारत के रूस से तेल खरीदने पे नाराज़ हो जाते हैं, तो यहाँ तो एक मतलब अगर हम इसको सिंबॉलिक वे में भी देखें तो आपको लगता है कि रिएक्शंस आएंगे और बहुत बारीकी से देखना होगा इसे भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि और भी ज़्यादा स्थितियाँ खराब हों? मुझे तो लगता है अभी तक कि जिस तरह ट्रम्प साहब बोलते जा रहे हैं और एक्शन लेते जा रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि ट्रम्प साहब ने हमें कुछ ही महीनों में इतना हार्म कर दिया जो चीन नहीं कर पाए। अब ठीक है, गलवान और दोकलम में कुछ लोग हमारे फौजी मरे होंगे, सेक्रीफाइस हो गए होंगे, लेकिन वो पीछे भी हट गए अभी। तो ये पड़ोस में कुछ ना कुछ तो होते रहेगा, कंपैरिजन इज वेरी डिफरेंट। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प साहब ग्लोबली इंडिया को आइसोलेट करके, स्क्वीज करके कुछ निकलना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आता, किसी के दिमाग में आता नहीं कि क्या करने जा रहा है। तो इसीलिए ये कि और हिस्ट्री भी प्रूव करता है कि अमेरिका कभी भी हमारे साथ नहीं था, 1947 से हमारे साथ नहीं था। ये जितने भी प्रॉब्लम हुआ है, ये ताइवान का प्रॉब्लम, ये तिब्बत का प्रॉब्लम, ये अमेरिकन प्रोवोकेशन है। वो शुरू से ही हमें उकसाता था अगेंस्ट चाइना। तो मेन बेसिक क्वेश्चन इज नॉट अबाउट ये जो मैन्युफैक्चरिंग और दिस और दैट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। द बेसिक इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज अबाउट द ट्रस्ट। 1949 के बाद जो हमारा स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट था, और चीन ने भी तोड़ा, हमने भी तोड़ा। और चीन ने 1950 से हमारे जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको वायलेट किया, कार्टोग्राफिक एक्रेशन किया, अक्साई चीन में आया, ये सब शुरू किया उसने। फिर हमने भी वो तिब्बत के गुरुजी को इधर बुलाया, 70 साल से यहाँ रखा है। तो कल को बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। चाइनीज को पता है कि गुरुजी वहां रखा है, चाइना ने इंडिया ने जो एक स्ट्रेटेजिक एसेट है वो चेंज होने वाला नहीं है। हमारा एक सिस्टमिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसी है वो। तो मैं मानता हूँ ये धीरे धीरे जाएगा, जल्दी तो नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से वांग यी इधर आके बोल दिया कि जयशंकर जी ने ताइवान को चाइना का हिस्सा मान लिया, एक तरफ से अपनी तरफ बोल दिया, प्रेस में भी डाल दिया और अखबारों में भी आ गया। तो इतना सेंसिटिव है इन चीज़ों पे, वन चाइना पॉलिसी पे, जो हमने एडर नहीं किया काफ़ी सालों से। अब बीजेपी के अंदर तो बिल्कुल ये इनकरेज करता है कि वन चाइना पॉलिसी को ख़त्म कर दो। तो वो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आए हैं कि भाई आपका चाइना के प्रति क्या क्लियरिटी है, क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट है, गलत है या सही है, जो है उसी तरह हम आगे बढ़। बाकी ये बॉर्डर इज जस्ट क्या कहते हैं, नहीं कहिए, शायद मतलब सिम्टम है, शायद नॉट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इस दौर में बहुत आवश्यक है कि अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने दुश्मन, इन सारी चीज़ों को लेकर आपको बहुत क्लैरिटी रखनी होगी। दत्ता सर,
हमने अमेरिका के साथ नज़दीकी रखी, मतलब हम उन पहले देशों में से थे जिन्होंने इस टैरिफ के टेंशन से बचने के लिए सबसे शुरुआती दौर में बातचीत शुरू कर दी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो क्या अब भारत, जाहिर सी बात है कि विकल्पों की, मतलब उसके पास भी स्ट्रेटजिक मूव यही है, कूटनीति यही कहती है कि भाई वो एक बास्केट में अगर सारी चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो आप पर दबाव बनाएगा, वो आपके साथ नेगोशिएटिंग वाला गेम खेलेगा। तो क्या अब जरूरी है कि भारत इसी रणनीति पर आगे बढ़े, शायद और अलाइज जोड़े? हाँ बिल्कुल, यकीनन देखिए, भारत को डाइवर्सिफिकेशन में बिल्कुल विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको हमारी ज्यादातर जो डिपेंडेंस है वो है मिलिट्री इक्विपमेंट की, क्योंकि जब से ट्रम्प साहब का ये दूसरा टेन्योर है और काफी अच्छे अच्छे उन्होंने बिग टिकट जो डिफेंस डील्स है वो उन्होंने बैक की हैं। तो भारत को जिस तरह से भारत का इंडिजनाइजेशन चल रहा है, और सीडीएस चौहान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि देखिए, वी कांट बी बी थिंकिंग ऑफ ए सुपर पावर स्टेटस, रीजनल पावर तो खैर हम हैं ही, विद इंपोर्टिंग स्टफ इन दी डिफेंस फोर्सेस। सो इंडिजनाइजेशन पे हमें काफी जोर देना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन पे काफी जोर देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा इक्विपमेंट, अभी आप देखिए रशियन प्लेटफॉर्म्स पे आप बहुत ज्यादा मतलब रिलाई नहीं कर सकते। रशिया को भी काफी समय लगेगा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, क्योंकि आपके S-400 जो सिस्टम्स है वो हमने उनसे लिए हैं, लेकिन उनमें भी अभी स्लिपेजेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि डिलीवरी को जो शेड्यूल है उनको ऑनर शायद रशिया ना कर पाए। तो भारत को चाहिए कि उसे अपने ऑल्टरनेट जो मार्केट्स हैं या ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं उसको डेवलप करना पड़ेगा। हमारा जो इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम है उसको एक हमें डेडलाइंस या जो टाइमलाइंस है वो देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो चलता है एटीट्यूड विल नॉट वर्क, बिकॉज जिस तरह की सैंक्शंस उन्होंने लगाई है, बल्कि अमेरिका तो इंडिया को टैरिफ किंग कहता था। तीसरी चीज देखिए, आरआईसी का मुद्दा इसमें उठा है डिस्कशन में। तो अगर देखिए, अगर चाइना के साथ भारत का कोई काइनेटिक ऑपरेशन होता है, रशिया के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो रशिया न्यूट्रल रहेगा या वो चाइना के साथ जाएगा। तो बिकॉज रशिया की कंसर्न ये है कि इंडिया इज गोइंग वेस्ट एंड रशिया इज गोइंग ईस्ट। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को बड़ी, कहते हैं ना, कि टाइट रोप वॉकिंग करनी पड़ेगी। और यस, भारत ने ये देखिए, जापान का जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये भी इसी का एक ऑफशूट है। दूसरा, एससीओ चाइना के साथ इस तरह से वार्तालाप जो हो रहे हैं या जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, यकीनन एक मैसेज जाएगा अमेरिका को, और अमेरिका भी इसके बारे में सोचना शुरू करेगा। क्योंकि देखिए, ट्रम्प साहब कोई बहुत ज्यादा मतलब विवेकपूर्ण डिसीजन नहीं लेते हैं। उनका मतलब वो बिल्कुल ही पुल्स आउट रैबिट आउट ऑफ हिज हेड। वो वही है कि वो जो रिएक्शन उनके होते हैं वो ज्यादातर ऐसे, मतलब इसीलिए उन्हें मिस्टर अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को भी हमें देखना होगा। एक चीज थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर मैं मनोज सर देखना चाहूंगा, और शायद आप इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से इसका विश्लेषण कर पाएंगे। भारत चीन के लाख कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन ग्रीन एग्रीकल्चर, खासतौर पे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, और भी ऐसे क्षेत्र में जहां पर एक तरह का, मतलब वो एक पेज पे दिखते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत अमेरिका के साथ जो टैरिफ वाले मौके पे, खासतौर पे जहां पे नेगोशिएटिंग पावर अपनी दिखा भी रहा है, वो खासतौर पे ये क्षेत्र ज्यादा है, मतलब एग्रीकल्चर और बाकी क्षेत्र। आपको लगता है कि ये दोनों देशों में एक बहुत ऐसी चीज है कि एक कॉमन ग्राउंड जहां पर एक पेज पे होने की वजह से कुछ अगर ऐसा समझौता भी होता है या कुछ ऐसा मैसेज भी दिया जाता है, तो एक बहुत कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक नेगोशिएटिंग पावर में उसको थोड़ा सा कमजोरी आने के संकेत मिलेंगे? देखिए, अगर आप ट्रेड की बात करें, भारत और चीन में बहुत सारी ऐसी एरियाज है जहां पे दोनों में बातें हो सकती है कॉम्प्लीमेंटारिटी की। ट्रेड पे हो सकती है, सर्विसेज पे हो सकती है, ट्रेड में फार्मास्यूटिकल्स पे हो सकती है, इन पर्टिकुलर जेम्स एंड ज्वेलरी पे हो सकती है जो टैरिफ से हिट हुई है, इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हो सकती है, क्योंकि भारत एनीवे चाइना को प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करता है। पर अगर आप देखें,
पिछले कुछ सालों में भारत का जो चाइना को एक्सपोर्ट है वो गिरता जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप इस साल के पहले 7 महीनों का डेटा देखें, जो चाइना का डेटा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंडिया से जो चाइना ने इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट सालाना साल 15% गिरा है, और जबकि चाइना के इंपोर्ट इंडिया को कुछ 15% बढ़े हैं। तो चाइना कंटिन्यू करता है कि भाई वो इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा ना करे, ऑल्दो वो चाह रहा है कि वो ज्यादा ओवरऑल अपने इंपोर्ट्स इंक्रीज करे, बट चाइना में खुद में कंजम्पशन की प्रॉब्लम्स है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम अमेरिका को दिखाएंगे कि हमें आपका बाजार नहीं चाहिए, हम आपके बाजार को चीन के बाजार से रिप्लेस करेंगे, तो जो आंकड़े हैं वो इस बात की सहमति नहीं देते हैं, इस बात को नहीं सपोर्ट करते हैं कि भाई आप चीन की तरफ जाके एक्सपोर्ट करेंगे तो आप ये संभाल लेंगे। आपको डिमांड मार्केट्स जो है ईस्ट एशिया में कुछ मार्केट्स है, बट वरना आपको मिडिल ईस्ट या यूरोप में जाके या शायद कुछ अफ्रीकन मार्केट्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करनी पड़ेगी, अगर आपको कुछ हद तक अमेरिकन डिमांड से बफर चाहिए। काफी सारे ये होंगे जो मिडिल ईस्ट के थ्रू ट्रांसशिपमेंट करके फिर अमेरिका गुड्स पहुंचाए, तो बिजनेसेस आखिर ये तरीका निकालेंगे। जहां तक चीन से जो हमारे रिश्ते सुधरने का सवाल है और उससे जो मैसेज जाना है अमेरिका को, उससे ये मैसेज जाना है कि देखिए, अगर आप हमें पुश करेंगे और अगर आप दिखाएंगे हमें कि हम आपके ट्रस्टेड पार्टनर नहीं हैं, तो हमें भी दूसरों के साथ सबसे काम अहम करना। बात, और ये पूरी चर्चा में बार बार बात सामने आ रही है कि भारत और चीन में और कुछ नहीं, ट्रस्ट इश्यूज सबसे अहम है। लेकिन देखना होगा, एससीओ समिट पे निगाह रहेगी। मेरे पास समय कम है इसलिए इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन शुक्रिया करूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट्स का, फुनचुक सर, इसके साथ ही मनोज जी, ब्रिगेडियर दत्ता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय आपने दिया और तमाम बातें रखी। इस तरह की चर्चाओं में आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे। फिलहाल स्वदेश विशेष में आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।